सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया हो? आनंद मंगल है? कोई दुख थोड़ी है। અહીંયા को दुख तो बता मत दीजो। कई छोरा खींची गुरुजी दुख तो छे, ब्याह करा दो ना। हाँ, कई कई बता देते हैं कि गुरुजी ते पूछ ही लिया तो मैं बता दे हमारो दुख। तो ऐसा तो कोई है नहीं। खुश रहो, हमेशा खिलखिलाते रहो, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक से चलेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओम विज्ञान। छात्र बनो विज्ञान के और कर्मचारी बनो हिंदुस्तान के। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास के अंदर जो बिंदु जाना था उन सबको एक बार मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज करूंगा, तो आप सारे के सारे विद्यार्थी साथ साथ बोल देना। मानव का साइंटिफिक नेम क्या बताया था? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान प्राणी। यानी कि एक जीव धरती पर ऐसा है जिसमें बुद्धि भी है और मान भी है। कई जीव ऐसे हैं जिनमें बुद्धि तो है लेकिन मान नहीं है, यानी कि वैल्यू नहीं है। रोग का अध्ययन किस साइंस में करते हैं? पैथोलॉजी। और विशेषज्ञ को बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि धरती पर इंसान पहले ये सोचता था कि कोई भी बीमार होता है वो भगवान के राजी नाराज होने से होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसका रिसर्च करने के बाद में वजह ढूंढी कि किस किस वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ये बताया था मैंने आपको। तो 4 वजह बताई थी मुख्य। कितनी वजह? 4। नंबर 1, सूक्ष्म जीवों की वजह से। सूक्ष्म जीवों का इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। सूक्ष्म जीव कितने बताया था? 4। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। इसके बाद में कहा था कि इस वजह से हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। दूसरी वजह वैज्ञानिकों ने बताई जेनेटिक्स विकार। आनुवांशिक विकृति की वजह से भी शरीर में रोग होते हैं। जैसे कोई गुणसूत्र या तो बढ़ जाए या घट जाए, या किसी गुणसूत्र की कोई भुजा विलुप्त हो जाए। इसके बाद में फिर मैंने बताया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में कितने? 45 होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 होते हैं। एडवर्ड में 18वीं जोड़ी में गड़बड़ होती है, इंसान मर जाता है। कितनी छोरी पटानी? शाबाश। 13 को के करोगा रे, एक आधी रख लो। तो यानी कि पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी में गड़बड़ हो जाती है। जिसके हृदय और मस्तिष्क का विकास नहीं होता वो क्या खाक पटाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया था। कैट क्राई का मतलब उस व्यक्ति की आवाज कैसी होती है? बिल्ली जैसी। फिर वर्णांता, फिर इसके बाद में हीमोफीलिया, इस प्रकार से बताया था। तीसरा रीजन मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर कोई पोषणीय विकार हो, किसी में विटामिन की कमी हो, घटना बढ़ना, प्रोटीन की कमी या कार्बोहाइड्रेट या वसा, इनकी वजह से भी शरीर में बीमारी हो सकती है। फिर चौथा बताया था हमारे शरीर में कोई भी चोट, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सटर्नल चोट हो गई, इंटरनल भी हो सकती है। कई बार एक्सीडेंट हो जाए जना आप અહીંયા કોણ ખાગી કે તો માયલી ચોટ છે। अब कोई एक माइली चोट क्या नहीं खींची कि तो माइली चोट है, मतलब बाहर तो खून आए नहीं, अंदर बॉडी डैमेज हो जाए, कोई भी अंदर का ऑर्गन फट जाए, कोई घाव हो जाए, अंदर खून ही खून बह जाए शरीर के अंदर। इंटरनल चोट ज्यादा नुकसानदायक घातक होती है, बाहर एक्सटर्नल वाली होती है वो तो थोड़ी कम खतरनाक होती है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे साइकिल के, मान लीजिए किसी के कोई ब्रेक नहीं लगे और यहाँ कहीं लाकर वो ब्रेक है, जो भी स्टेयरिंग है, हैंडल है, वैसे कैसे छाती के अंदर चला जाए, तो इस वजह से भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब हमने 4 वजह या कारण जान ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा पॉइंट यहां से चलेगा। सभी विद्यार्थी लिखेंगे मानव रोगों का वर्गीकरण। मानव रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन डिजीज।
ह्यूमन डिजीज। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। ऑफ यानी का, ह्यूमन यानी मनुष्य का, और डिजीज यानी रोग, है ना। आप साथ साथ हर बिंदु पढ़ते हुए जाना। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर आपके टेस्ट वगैरह ये सब चीजें होंगी, पहले से पेपर वगैरह तैयार है। और जो भी टेस्ट होगा वो लॉजिकल होगा। लॉजिकल समझ रहे हो? कथन, निष्कर्ष, कूट, सत्य, असत्य, उस तरीके से प्रश्न आएंगे ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार वास्तव में किस तरीके का पेपर है। और जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें से होंगे को ना उठपटांग जो नहीं पढ़ाए उसमें क्या है कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उनमें से टेस्ट होगा तो आपको ये लगेगा कि यार हमने कितना पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और आपको जो पढ़ाए नहीं उसी में से हम टेस्ट लें तो फिर आपका मनोबल टूट जाता है। समझ रहे हैं ना। तो पढ़ाई के रणनीति के सही तरीके यही होते हैं कि जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे फिर आपके पास में प्रश्नों का एक बैंक बन जाएगा। जो भी टेस्ट पेपर हो उसके लिए आप एक 10 रुपए की वो खरीद लेना, फाइल आती है एक फाइल, समझ रहे हो। जयपुर में यही तो करते हैं, बच्चों को यही तो बताते हैं सबको कि 10 रुपए की एक फाइल खरीदना, और फाइल के अंदर जो भी आपके जिस भी विषय के जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उन पेपरों को उसके अंदर एडजस्ट करते जाना, लगाते जाना, फिर उनके बार बार रिवीजन करते रहना। प्रैक्टिस सेट एक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि मान लो कमरा माड़ा रांचा टेस्ट पेपर लागे और समोसा लिया यार 2 अखबार को ना तो माड़ा इधर रखा लिया भगा दो, ऐसे नहीं। एक फाइल बना लें प्रश्नों का बैंक। मानव रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज। प्यारे विद्यार्थियों, इसके 2 टाइप होते हैं, यानी कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं उपार्जित रोग। कौन से होते हैं? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग को प्यारे विद्यार्थियों हम दूसरा नाम क्या देंगे? अर्जित रोग। अर्जित रोग। और एक मैंने आपको कल पढ़ाया था आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, इनकी वजह हम पहले पढ़ चुके हैं। जो अभी मैं रिवीजन कर रहा था ना उस वजह को देखना, उस वजह में बहुत सारे पॉइंट हैं। और ये जन्म जात, जन्म जात, ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों। जो यहां से चैप्टर चल रहा है इससे पहले की चीज मैं आपको अभी रिवीजन के रूप में बताया था। जो आज कोई नए विद्यार्थी है वो उसको थोड़ा सा देख लेना, हालांकि पहले मैंने रिवीजन कर दिया। मानव रोगों के कितने टाइप हैं? 2। एक तो उपार्जित और एक इसी को बोलते हैं अर्जित। एक आनुवांशिक, इनको बोलते हैं जन्मजात। उपार्जित ये जो रोग होते हैं ये जन्म के बाद होते हैं, यानी कि जन्म लेने के बाद में होने वाली सभी बीमारियों को क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग। अर्जित का मतलब होता है हम जन्म लेने के बाद, अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। हम जन्म लेने के बाद में इन बीमारियों को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं। अर्जित का मतलब होता है ग्रहण करना, रिसीवर डिजीज। जो हम जन्म लेने के बाद में ये बीमारी ग्रहण करते हैं, वो किस वजह से करते हैं वो वजह मैंने आपको बता दी। या तो किसी सूक्ष्म जीव की वजह से, या कोई चोट लग जाए, या कोई पोषणीय विकार हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम जन्म के बाद में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब हमारे उपार्जित में आएंगी। और ये तो आफ्टर बोर्न, ये तो आफ्टर, समझ रहे हो ना। और ये बिफोर, बिफोर बोर्न, यानी कि ऐसे रोग जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं उनको बोलते हैं आनुवांशिक। जन्म जात यानी कि जन्म से ही साथ में आते हैं, संलग्नित होकर के आते हैं। जन्म लिए तो साथ में कोई ना कोई बीमारी आएगी। जैसे जयपुर में कई करौली साइड के बच्चे हैं वो बोलते हैं लारे लारे आजा। लारे लारे को मतलब साथ साथ। और कई कई ऐसे भी बोलते हैं मेरे संग संग आजा। संग संग का मतलब भी क्या होता है? साथ साथ। आप पता है बोला चिंटू की मम्मी मेरे साथ साथ आजा ना जी थे, चलो चलो आगे चलो मुझे शर्म आऊं जी। जैसे पहले के क्या है, पहले के जो बड़े बूढ़े हैं, जैसे मान लो कोई कहीं जाके आए, मान लीजिए कोई आसपास गांव है, सापराई बाजार में आए तो बीन तो चालो को 100 मीटर आगे और बीननी चाल लगी 100 मीटर पाछे, ऐसे
भाई थोड़ा गैप रहे, पैदल पैदल आ रहे, मान लो बस स्टैंड माड़ा भी उतर के नहीं अया को ना साथ साथ आजकल वाला यहाँ हाथ मारते रही जनवा जाए तावड़ी तावड़ी, ऐसे शर्म नहीं रही पहले की बजाय, समझ रहे हैं ना। तो कई तो ऐसे बोलेंगे मेरे लारे लारा आजा, लारे लारे का मतलब होता है साथ साथ। कई बोले मेरे संग संग, जैसे कई चैप्टर में पढ़ाता हूं तो कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी इनके लारे लारे लिख लेंगे, थारे लारे लारे। मैं समझ जाता हूं कि यहाँ खरियाची की तार साथ साथ ही लिख लेंगे। जैसे मैं कलर के वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में बोलता हूँ कि ये काला कलर है, तो उस साइड के बच्चे भरतपुर संभाग के बोलते हैं कारी है, सॉरी कारी है। कारी का मतलब क्या है? काली। कई कई शब्द ऐसे होते हैं, कोटपुतली साइड के अंदर एक शब्द नहीं बोलना आता उनको, कोई हो तो नाराज मत हो जाना और हो तो हो जाना। ऐसे बोलते हैं छाई, शुद्ध शब्द क्या होता है? छाछ। छाई बोलते हैं, छाई। क्या बोलते हैं? छाई। और वो छाई के रूप में कई बार, जैसे एक बार क्या हुआ था, हम कहीं गए थे तो हम तो बोले कि छाछ लेके आओ, वो हम तो बोले कि चाय लेके आओ, उन्होंने बताया दूध पिएंगे चाय, वो दूध नहीं, चलो चाय ठीक है, तो वो चाय ले आए ले साहब उल्ट पुल्ट करके। तो चाय और छाय ऐसे कई शब्द होते हैं, और ये शब्द मैं आपसे ही तो सीखता हूं, सीकर साइड के बच्चों से मैं सीखता हूं। जैसे दूध दही के बारे में पढ़ा रहा तो कई बच्चों ने मेरे को बोला कि गुरुजी झांट मारो दही, झांट मारो दही। अब मैं समझा नहीं साहब, अब मैंने कहा अरे क्या बोल रहे हो तुम, मैं बता रहा है कि रई मारो दही, राजस्थानी में रई मारो दही, जिन आपा गुल्लो दही बोला, और वो बच्चे कहे कि गुरुजी झांट मारो दही। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं, मैंने सबको स्टॉप करवाया, भाई एक बताओ मेरे को अर्थ क्या है कि गुरुजी शेखावाटी में इसको झांट मारो दही कहते हैं। अब यहां भी कहते हैं कई शब्द, यहां कौन से कहते हैं उस साइड के जो है, तो ये भाषा पाणी और वाणी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो मैं कह रहा हूं जन्म जात जन्म से ही साथ में आती है बीमारी, उनको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। एक बार सब विद्यार्थी क्लासिफिकेशन ऐसे लिखे ताकि हम दूसरा पेज लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये तो जन्म से, सारी की सारी छोरियां शायद भूखी आई हो ना, छोरा तो सही बोल रहा, छोरी गलत बोल रही, क्योंकि छोरा तो इंटेलिजेंट सी, छोरी इंटेलिजेंट को ना, छोरी होशियारी थी बस। बताओ उपार्जित तो जन्म से और आनुवांशिक जन्म से। शाबाश, एक बार इतना उतार लो। नेक्स्ट, लिख दिए भाई, नेक्स्ट करें। मानव रोग कितने प्रकार के? एक तो, और दूसरे, ये तो जन्म के बाद और वो जन्म से पहले। तो जो अभी आपने यहां पर लिखा था उसी के आगे लिख लेना, जन्म के बाद, जन्म के बाद होते हैं। और इस साइड में क्या लिखोगे? जन्म से। ये किसके नीचे लिखोगे पता है ना? जन्म से पहले। ठीक है। ऐसे रोग जो जन्म लेने के बाद में होते हैं वो तो उपार्जित या अर्जित होते हैं, और जन्म से पहले होते हैं वो आनुवांशिक या जन्मजात होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास में ये जो उपार्जित रोग थे ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। लिखना बंद कर दो, कलम को रोक दो। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो इन्फेक्टेड डिजीज यानी कि संक्रामक रोग, इन्फेक्टेड डिजीज का मतलब होता है संक्रामक रोग, और एक नॉन इन्फेक्टेड डिजीज यानी कि असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग।
असंक्रामक रोग। ध्यान दो, मानव रोग कितने प्रकार के? दो। एक तो उपार्जित, दूसरे आनुवांशिक। उपार्जित तो जन्म के और आनुवांशिक जन्म से पहले। उपार्जित कितने प्रकार के? दो। एक तो संक्रामक, दूसरे असंक्रामक। यहां से प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जैसे रीट में मेरे सारे के सारे विद्यार्थी सब सही करके आए। एक पारी में तो पूछा कि संक्रामक रोग कौन सा है, दूसरे में पूछ लिया कि असंक्रामक कौन सा है, तीसरी पारी में पूछ लिया कि संक्रामक नहीं है, और चौथी में पूछ लिया कि असंक्रामक नहीं है। तो है और नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया क्योंकि रीट की परीक्षा 4 पारियों में हुई थी। आज जो आप संक्रामक और असंक्रामक का अंतर समझ लोगे तो जीवन में आप कभी भी गलत नहीं करोगे, लेकिन उसको समझना यदि रटोगे तो गलत कर दोगे। अब ध्यान से सुनो, उपार्जित यानी कि जन्म लेने के बाद में होने वाली बीमारी कितने प्रकार की है? दो। एक तो संक्रामक और दूसरे असंक्रामक। अब इनमें मैं अंतर बताऊंगा भाई, ध्यान देना और एक एक बात को सुनना। संक्रामक रोग, ऐसे रोग, कैसे? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो यानी कि फैलते हो या संचरित होते हो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो या संचरित होते हो किसी न किसी माध्यम के द्वारा। हो सकता है हवा के द्वारा फैल जाए, दूध के द्वारा, लार के द्वारा, जल के द्वारा, रक्त के द्वारा और सेक्स कांटेक्ट के द्वारा, यौन संपर्क इत्यादि। ऐसे रोग, संक्रामक की परिभाषा सुनो, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हो या फैलते हो, उन बीमारियों को कौन से रोग कहते हैं? संक्रामक रोग। अब ये किस किस तरीके से, कौन कौन से मीडियम यानी कि माध्यम से फैल सकते हैं? या तो हवा से, जैसे मान लीजिए कि किसी की जुकाम लग रही है, रामलाल की लुगाई राम प्यारी, रामलाल के होगी जुकाम और जुकाम का वायरस है राइनो, और रामलाल और राम प्यारी दोनों एक साथ रहता तो रामलाल जोर से छींकतो या खांसतो, हवा के मायने, क्या के मायने? हवा के मायने वायरस मिलो और वो श्वसन क्रिया चली रही, आराम से चला जाता है। जैसे आप सारे के सारे बैठे हो तो कईयों के जो छींक खांसी होती है ना, तो ऐसे हाथ लगाना चाहिए। कई कई हाथ को लगाओ डायरेक्ट यहाँ छी, और बगल में बैठे हो जी का हवा में तैरते हुए वायरस जाते हैं, वो आराम से ऐसे फील करो, एक बार ऐसे चला जाता है, दूसरे दिन वो भी छू 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 छू, इसका मतलब हो गया ग्रसित। ऐसे ये लगाना चाहिए। बहुत सारी ड्रॉप्स आती है और कई बार तो ड्रॉप्स को ना ड्रॉपा ही आ जाए जी, बड़ी ड्रॉप। कई बार हम पढ़ते थे, मेरे आज भी याद है, मेरे बगल में था, मैं साइंस का विद्यार्थी, मैंने कहा यार ये कुछ लगा कि ना यार आप को लगाओ, और वो जोर से अच्छी, और उनको यह पदार्थ आर मेरी कॉपी में पढ़ो, फिजिक्स की कॉपी में पढ़ो साहब 12वीं क्लास, यार कर दियो ऐसी है नहीं, मैं पूछ दूंगा यार, पूछ दूंगा, अरे मैं पहले ही खड़े हो, उन पर तो गड़बड़ हो जाए सी। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार हो जाए, अरे हम ऐसे करेंगे तो आओ कुछ आंधड़ा में आओगे यार, बाहर ले जा दो यहाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे कई लोग, इन्फेक्शन का यही तो होता है। जैसे बस में हम जाते हैं तो मैं पहले ही ऐसे कर लेता हूँ, कोई ऐसे सोचेगी यार ये आदमी को सोचे जोर से छींक देगा, मास्क रखता हूँ क्योंकि ऐसे ही छींक देते हैं, खाता हूँ छी, आराम से वो बढ़िया तैरता हुआ चला जाता है वायरस, हम भी ग्रसित हो जाते हैं। दूध से जैसे मान लीजिए कि लंपी हो रहा है गाय के, और फिर भी आप जिद्दी कर रहे हो कि दूध तो पीवाई, तो इसके अंदर वायरस आ जाए, तो माध्यम का काम कौन करेगा? दूध। लार, इसका तो कहना ही क्या। जैसे मान लीजिए पत्नी के कोई जुकाम खांसी हो रही है और छोटी मोटी प्रोसेसर पति रुकता ही नहीं है, समझदार कोई सारा ही काफी है। अजी वह अजी नहीं, आज नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे पतियों को ट्रॉली में बिठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इन्फेक्शन किससे हो गया? लार से। जल का तो कहना ही क्या, जैसे कोई दूषित जल होता है, दूषित जल को आप, जैसे आपको प्यास लगी और आप जा रहे हो, रास्ते के अंदर कोई टंकी में पानी है और आपने पानी पी लिया टूटी खोल के, हो सकता है उसके अंदर कबूतर या कोई बंदर मरा पड़ा हो सकता है उसका निर्माण 1937 में हुआ, उसके बाद सफाई नहीं हुई। दूषित जल से भी हमारे
हैजा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, पोलियो हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन, कोई ग्रसित व्यक्ति है वही किसी को डोनेट कर देगा तो भी। ये क्या बता रहा हूं मैं, माध्यम बता रहा हूं। और सेक्सुअल कांटेक्ट, कोई किसी के साथ में असुरक्षित यौन संपर्क कांटेक्ट बना लिया और उसके पहले से बीमारी है, जैसे मान लीजिए किसी के लेडीज के ल्यूकोरिया बीमारी है, व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी है, और उसका हस्बैंड भी उससे कांटेक्ट बनाता है असुरक्षित तरीके से, तो उसके भी इन्फेक्शन के थ्रू बीमारी हो जाएगी। उसके अलावा जैसे किसी के एड्स की बीमारी है, उससे वो कोई कांटेक्ट बनाता है असुरक्षित तरीके से, तो यौन संपर्क सेक्सुअल कांटेक्ट से भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। सेक्सुअल कांटेक्ट की बीमारी छींकने खांसने से नहीं फैलती है, वो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है। तो ये क्या हो गए, माध्यम हो गए। ऐसे रोग कैसे, ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो, वो कौन से होते हैं, संक्रामक। इन्हीं मजाकों से और इसी हंसी मजाक की वजह से चारों पारियों में ये प्रश्न आया, वो सब सही किए। अब सुनना आप सारी की सारी बातें। मैंने क्या कहा, उपार्जित रोग कितने प्रकार के, दो, एक तो संक्रामक, दूसरे असंक्रामक। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इनमें फैलने का माध्यम क्या हो सकता है, हवा, दूध, लार, रक्त, यौन संपर्क इत्यादि, और भी कोई मीडियम हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब एग्जाम्पल की बात सुनना ध्यान से। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको पेज को बदल लेता हूं ताकि मेरे पास में जगह खूब पर्याप्त हो जाए। एक तो मैंने क्या कहा, संक्रामक, बोलो भाई क्या बोला, संक्रामक। और दूसरा क्या बोला, ये आनुवांशिक के नहीं है, समझ रहे हो ना, हाँ, असंक्रामक। ध्यान देना रे बाबू, एक एक बात को थोड़ा सा गौर से सुन लेना। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर, किसी के लग गई साहब जुखाम, क्या लग गई, जुखाम लग गई साहब किसी के, जुखाम। क्या जुखाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, हाँ, इसका मतलब कैसा रोग है, संक्रामक। असंक्रामक ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कि इनका संचरण नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है साहब रक्तदाब, बीपी, ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। एग्जाम्पल भी ऐसे कैसे ही उठ के आएंगे, ये हमारा अनुभव है, 10-12 वर्ष का जो पढ़ाने का अनुभव है, इसकी वजह से परीक्षा में ऐसे आते हैं। बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर, बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर। अब सुनना, किसी व्यक्ति के जुखाम हो रही है, उसके पास बैठो, छींको, खांसो, आपके भी जुखाम हो जाए। लेकिन किसी के बीपी या तो हाई है या बीपी लो है, उस व्यक्ति के पास में आप बैठो, छींको, खांसो, हाथ मिलाओ, आपके बीपी ना तो लो होगी ना बीपी हाई होगी। ये उसके बॉडी के ब्लड का प्रेशर है, यानी कि ये संचरण नहीं होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रक्तदाब कैसा रोग है, असंक्रामक। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते, संचरित नहीं होते, ठीक है। इसी के बाद में जैसे मैं यहां पर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, किसी के टीबी की बीमारी है साहब, टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, बोलो रे बाबू क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी है साहब। अब टीबी का पेशेंट छींकेगा, खांसेगा, या उसके थूक पर कोई मक्खी बैठ गई वो आएगी, तो ये टीबी एक से दूसरे में फैल जाएगी। लेकिन यहां इसके अलावा हम यहां पर बात करें, जैसे ये बात करें, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में कैंसर, कैंसर ये अभी रीट में भी आया था, रीट 24 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे आया था। हाँ, मैं टाइम वाइम फिक्स बताता हूँ, वो सच्ची होता है, कभी आप मिला भी देख लेना, गुरुजी जी उठाई बोल लीजिए। कैंसर किसी के है तो उसके पास में बैठो, छींको, खांसो, हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, आपके कैंसर नहीं होगा। पहले एक मिथ्या थी, मिथ्या का मतलब एक झूठी बात थी कि कैंसर वाले व्यक्ति के पास हम ना तो बैठेंगे, ना हाथ मिलाएंगे, ना उसके साथ रहेंगे। अरे कैंसर उसके शारीरिक विकृति है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, एक तो गांठ का कैंसर। अरे मान लीजिए कि भरोसी लाल के गांठ का कैंसर है, तो उसके पास में तरोसी लाल बैठ गया, तो उसके वो गांठ अंदर से बाहर थोड़ी आ जाएगी, छींकने से कोई गांठ बाहर थोड़ी आ जाएगी, उसके साथ भोजन करने से गांठ बाहर थोड़ी आ जाएगी। तो कैंसर की बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, नहीं फैलती है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, असंक्रामक। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लड कैंसर है किसी के, तो उसके पास में बैठो, छींको, खांसो, हाथ मिलाओ, कुछ भी करो, तो ब्लड कैंसर नहीं होगा। हाँ,
यदि ब्लड कैंसर वाले व्यक्ति का ब्लड निकाल के दूसरे को डोनेट कर दिया जाए तो हो जाएगा। हालांकि यहां पर इसमें द्वंद्व नहीं होगा कि फिर गुरुजी इसको संक्रामक कह देंगे क्या, इसकी ऑल ओवर हम बात करेंगे। ऑल ओवर तो क्या है, असंक्रामक। किसी लेडीज के मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, उसके पास में दूसरी लेडीज बैठे, छीके, खांसे, हाथ मिलाए, उसका हस्बैंड उसके साथ में रहे, ये चीजें, तो क्या उसके भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा? नहीं, ये शरीर के अंदर की विकृति या विकार है, ये छींकने खांसने से नहीं जाती। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए किसी के दाद है, किसी के क्या है भाई, दाद है, दाद, दाद, किसी के दाद हो रहे हैं, उसके पास में बैठो, उसी के पास में रहो, उसी के पास में सो, उसी का साबुन इस्तेमाल करो, क्या दांत दूसरे के हो जाएगा? हाँ। और यदि दांत वाले व्यक्ति से कांटेक्ट कर लिया जाए सेक्सुअल, तो उसके भी क्या हो जाता है, दांत। जीवन भर होने वाली बीमारी है, कया का तो हो चुका, कया का वैराची और कया का भविष्य में हो जाएगा। ऊपर हाथ नहीं कराऊंगा मैं किस किस के दांत हो रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरे को? तो दांत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, संक्रमण हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि छींकने खांसने संक्रमण होता है। जैसे इसके टच में रहोगे, इसके कपड़े पहनोगे, इसके साबुन इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत की बीमारी हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में है जैसे गठिया की बीमारी। गठिया, गठिया का मतलब होता है जॉइंटों में दर्द, घुटने, ये कंधे में, घुटने में, यहाँ। तो क्या होता है कि हमारे जॉइंटों में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे दर्द होता है। आजकल की नई बीमारियों के लिए काम न करने का बहाना बढ़िया और रोग का नाम गठिया। जी सासू जी मेरे तो हाथ पैर में दर्द है, फिर वो पीर में चल जाएगी, बाबा जी को जाएगी, ठीक हो जाएगा, हाथ पगा में कड़िया में दर्द ही कौन है, समझ रहे हो ना? काम देख के दर्द होता है, मेन चीज ये है। और लावणी हो जाए, पचवा सही हो जाए कि नहीं, अब तो मिट गो, सब मिट गो, पतो लाग जाए। कई कई बहुत कामचोर प्रवृत्ति के जीव जंतु पाए जाते हैं इस धरती पर, समझ रहे हो ना? कोई भी बड़ा काम है, कोई भी काम है तो ऐसे पड़े रहेंगे, चिपे रहेंगे, ऐसे वो काम वो बाहर जड़ा तो उठा, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। गठिया, यूरिक एसिड, अरे मान लीजिए किसी के जॉइंटों में यूरिक एसिड इकट्ठा है, उसके पास बैठो, चीखो, खांसो, थोड़ी देर में आपके भी जॉइंटों में दर्द चालू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब गठिया कैसा है, असंक्रामक। ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि हमारे खाज खुजली है, खाज या खुजली, उसके पास में बैठो, उसके टच में रहोगे तो आपके खाज खुजली हो जाएगी क्या? हाँ। और इसी के अलावा यहां पर मैं लिख देता हूं, अपने पास में एक बीमारी है एनीमिया। कौन सा मिया? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो देखो, खाज खुजली वाले के पास में बैठोगे तो खाज खुजली चली जाएगी, लेकिन किसी के खून की कमी है, उसके पास में बैठो, चीखो, खांसो, हाथ मिलाओ, 2 घंटे बाद आप में के भी आधी लीटर कमी हो जाएगी क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी कैसा है, असंक्रामक। असंक्रामक एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। अब लाखों एग्जाम्पल है, अब मैं आपको ये तो बता दिया, अब मैं आपको वो बताऊंगा जो इनके अलावा आ जाए परीक्षा में और आप फटाक से जवाब दे दे। तो थोड़ी सी कॉमन एबिलिटी लगाना। देखे, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई, मोटापा संक्रामक है कि असंक्रामक? तो आप ये सोचोगे यार कोई मोटे आदमी के पास हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, 2 घंटे बाद अपने मोटे हो जाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब असंक्रामक है। कैसा है, असंक्रामक। किसी के डेंगू है, उसके पास में अपन बैठ जाएंगे तो अपने भी हो सकता है क्या? हाँ। इसका मतलब है संक्रामक। जैसे मैंने आपको बताया, किसी के मेलिन वर्णक है, उसकी रेगुलेशन अलग है। मेलिन वर्णक होता है जो हमारी त्वचा का कलर निर्धारित करता है। कोई गोरा है या गोरी है, उसके संपर्क में आप 5-10 दिन तक बैठ लग जाओ थे भी गोरा हो जाओगे क्या ये? तो शरीर का रंग जो होता है ये संक्रामक है कि असंक्रामक? समझ गए ना? कई कई बेवकूफ लोग होते हैं, मेरी नजर में है कई, कई हमारी फैमिली में भी है, उनको मैं मना करता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ। कई बार 4 बार साबुन लगाऊंगा, नहाऊंगा जरा 5 बार, ये गोरा हो जाओ। समझ रहे हैं ना? ऐसे साबुन वाबुन से गोरे नहीं होते। इंसान गोरा होता है सिर्फ उसके प्रॉपर्टी से, गुणों से। समझ रहे हो ना? तो नौकरी लग जाओ जना, नखरा मत कर जो गोरी छोरी लावांगा, काली लावांगा, ज्यादा गोरी चीजों पे न्याल भी कमी करी।
कुछ कम, कुछ को छोड़कर 5% तो सही, और बाकी ऐसा सिस्टम होता। सिर्फ गुण देखना छोरे, थे भी देखो ना कोई भविष्य के भावी पति, तो यहाँ मत सोचो कि गोरो को नया तो थोड़ा सावड़ो से गुण अच्छा होना चाहिए, गोरा तो फिर खराब भी रिची, समझ रहे हो ना। और भविष्य के भावी पति भी ध्यान दे, नौकरी लगने के बाद में फालतू का ज्ञान मत लगाना, नहीं फिर 4 5 7 बार ज्ञान लगाओगे तो फिर बाद में सोचेगा कि यह तो बहुत नेक में काटज कौन कराई को नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे मैं और पूछता हूं आपसे धड़ाधड़ और आप फटाफट फटाफट मेरे को जवाब देना, क्योंकि इसके अंदर यदि हम समझ गए तो हम ठीक जवाब दे देंगे, अन्यथा गलत ही देंगे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, कोरोना इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड? तो ये तो बिल्कुल ही है कि साहब इन्फेक्टेड है, एक से दूसरे में जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी के माथा की बीमारी हो गई चेचक, इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड? इन्फेक्टेड मतलब संक्रामक। थोड़ी थोड़ी कदे कदे अंग्रेजी भी लगा ले करो, समझ रहे हो ना। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, किसी के रतौंधी रोग है, दिन में तो सही दिखता है, रात को कम दिखाई देता है, तो आपने दिमाग लगा लिया कि यार कोई ने दिन में सही दिखा रात में कम दिखा है, ऊका ना बाजार के बैठ जाओ तो क्या आपा ने भी कम दिख वो चालू जाएगा? नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संक्रामक और असंक्रामक में अंतर। अब आप जैसे मेरे से पूछिए कोई भी एग्जाम्पल, सभी बच्चे, गुरुजी ये किस में आएगा? जैसे सबसे पहले लड़कियां, कुछ भी पूछिए, एनी जो भी माइंड में कि सर ये कौन से पॉइंट में आएगा। सबसे पहले लड़कियां पूछो, अभिव्यक्ति निकलेगी आपकी, ऐसे शर्माया मत करो। पहले लड़कियां फिर लड़के तैयार कर लो, कुछ भी पूछे पहले लड़कियां फिर लड़के बताना। बोलो देखे, बोलो अभिव्यक्ति विचार, फिर ऐसे शर्माओ। कई कई फिर क्या है कि सर्विस भी लग जाती है। एक मेरा स्टूडेंट नौकरी लग गया, नौकरी लगने के बाद में पहले दिन स्कूल गया, जी पढ़ाऊंगा जी मतलब गार्ड सर मारे, अरे शर्म क्यों। बोलो कुछ भी बोलो, जो भी माइंड में आ रहा है कि सर गुरुजी ये कौन से में आएगा। जैसे बोलिए लकवा, वेरी गुड। लकवा किसी के हो जाए, उसके पास में बैठो, छीको खांसो हाथ मिलाओ, तो दूसरे के हो जाएगा क्या? इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड? वेरी गुड, चलो एक बात हो गई। अब है अंडिका हो ना, अंडिका छोरा, कोई एक बोलना, कोई एक। हाँ, पोलियो। पोलियो बीमारी संक्रामक में होती है, ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? पोलियो से ग्रसित जो बच्चा है, उसके जो मल और उसका जो अपशिष्ट है, उस पर यदि कोई मक्खी बैठ गई, वो मक्खी आकर के किसी दूषित भोजन को दूषित कर दी, तो एंट्रो नाम का वायरस वहां आ जाएगा और उसके शरीर में जाएगा, तो वो भी पोलियो से ग्रसित हो जाएगा, तो वो हमारे संक्रामक के अंदर आएगा। लकवा तो वो था ही। अब इनमें से जैसे पूछो पूछो पूछो, कुछ भी बोलो, बोलो। अरे अभिव्यक्ति आपकी उपज होगी माइंड से। एक शब्द आया था पीछे से, कोई बुखार। अब बुखार देखो कितने प्रकार के होते हैं, सुनना। लाल बुखार, लाल बुखार निपाह वायरस से होता है जो संक्रामक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे होने वाले सब किस में आते हैं? संक्रामक। लाल बुखार निपाह वायरस से। सुनो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इन सब के द्वारा होने वाले किस में आते हैं? संक्रामक, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। तो लाल बुखार हमारे संक्रामक है। पीला बुखार फ्लेवी वायरस से होता है, संक्रामक है। एक खूनी बुखार वो इबोला वायरस से होता है, वो भी संक्रामक है। एक मलेरिया बुखार ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, तो ये भी संक्रामक है। डेंगू बुखार ये वायरस से होता है, ये भी संक्रामक है। यानी कि कुल मिला के बुखार की बीमारी किसके द्वारा है? कौन से में आएगी? संक्रामक। कितने प्रकार के बुखार बता दिया। अब लड़कियां ऐसे मत करना कि गुरुजी कोई पिंक कलर में भी बुखार दिखाओ ना, है ना, क्योंकि कलर ज्यादा पसंद होता है ना। एक एग्जाम्पल और पूछो, देख कुछ भी आप पूछोगे ना तो माइंड में कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलेगी। प्लेग बीमारी, वेरी गुड। प्लेग बीमारी है जो क्या हुआ था कि चूहों की जू गई थी 100 साल पहले, उसको पिस्सू बोलते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया था उसका, आगे डिटेल पढ़ाऊंगा इसकी, जो मैं अब बोल रहा हूं ना उसको अभी नहीं लिखना है।
प्लेग की बीमारी इस धरती पर चूहों के जू हो गई थी, जिसको पिस्सू बोलते हैं। उनके काटने से, यानी कि चूहों के जू होने की वजह से चूहों के लार में पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया हो गया था। चूहे जिस भी चीज को दूषित करते थे, जैसे अनाज वगैरह, उसमें पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया चला गया था, उसको इंसान खा गया था। और इंसान के खाने के बाद में वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जैसे लंपी संक्रमित हो गई ना, ऐसे पूरी दुनिया में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में पहली बार गिरावट आई थी। आज तक जनसंख्या के अंदर गिरावट का मुख्य कारण 1911 से 1921 का रहा, जिसमें कारण था प्लेग बीमारी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पूरी दुनिया में फैल गई थी, फैल गई थी, फैल गई थी। जवाब आपको मिल गया होगा, कौन से में आएगी? संक्रामक। तो अब लिख रही है। तो ऐसे यही जरूरी नहीं कि 4 ही एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लीजिए किसी के सर दर्द हो रहा है, कोई तो बोले सिर दर्द, कोई बोले सर दर्द, कोई राजस्थानी भाषा में बोले घू भोग। राजस्थानी भाषा भी पढ़ना, क्योंकि आजकल राजस्थान में तो नियम ही लागू हो गया, हर एग्जाम में 10-10 नंबर की राजस्थानी शब्दावली आएगी। कोई भी एग्जाम आप दे लेना, सीटी हो, आरएएस हो, एसआई हो, नया पैटर्न है, हर एग्जाम में 10 नंबर की राजस्थानी शब्दावली। तो राजस्थानी शब्दों के लिए, शब्दावली के लिए कोई कोचिंग मत करना, घर पे राजस्थानी शब्दावली के लिए कॉपी बना लो, दादा कनेर दादी कर बैठ बैठ और वहां शब्दाकार से लिखवो करो, 10 नंबर पक जाएंगे। नहीं तो राजस्थानी शब्दावली का सारा ही कटेगा। राजस्थानी शब्दावली वेरी इंपॉर्टेंट, नए पैटर्न में सब में है ये। तो जैसे सिर दर्द किस में आएगा? संक्रामक है, संक्रामक। मेरा यहां कहने का मतलब है कि आप दक्ष हो जाओ कि प्रश्न किसी भी तरीके से आए तो है यही नहीं कि 4 ही ध्यान रहे, कोई भी आए। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार की कोई चीज पूछो। तो ये हमारा हैजा बीमारी साहब संक्रामक है। हैजा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होती है, और ये घरेलू मक्खी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बैक्टीरिया फैल जाता है। हैजा की बीमारी का खोज करता रॉबर्ट कोच था। इसमें हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है और यह दूषित जल के द्वारा होता है। तो हैजा भी हमारे किस में हो गया? संक्रमण। चलो, रेबीज वायरस के द्वारा होता है, तो मैंने अभी कहा ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली बीमारी है। तो सिफिलिस भी हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होती है, पैलिडम नाम का बैक्टीरिया, ये भी हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। सिफिलिस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो जननांग होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं, और गोनेरिया में सूजन आता है। बवासीर, बवासीर पाइल्स, वो मसल्स, वो जो है वो संक्रामक नहीं, असंक्रामक। किसी बवासीर वाले व्यक्ति के पास आप बैठोगे तो दूसरे दिन आपकी बवासीर नहीं होगी, समझ गए? अच्छा, भभूति वो संक्रामक, वो क्या है कि सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है। तो कोई का भभूति फूट रही हो ना, चिकन मत बैठ जाए। चलो अब लिखो, कहां तक लिख लिए थे? सबसे पहला पॉइंट डालो, इन्फेक्टेड डिजीज, संक्रामक रोग डालिए, लिखो। सबसे पहला, एक एक हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला लिखो संक्रामक, लिखिए। ऐसे रोग, कैसे? ऐसे, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा संचरित होते हों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा संचरित होते हों या फैलते हों, संचरित होते हों या फैलते हों, संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा संचरित होते हों या फैलते हों, संक्रामक रोग कहलाते हैं।
इसी के आगे लिखो माध्यम जैसे, इसी के आगे लिखो माध्यम जैसे, माध्यम जैसे, और फिर उसमें कोष्टक लगा के लिख लो माध्यम जैसे हवा, कोमा लगाना, दूध, हवा, दूध, लार, हवा, दूध, लार, रक्त और यौन संपर्क। माध्यम जैसे हवा, दूध, लार, जल, रक्त और यौन संपर्क इत्यादि। हवा, जल, दूध, लार, रक्त और यौन संपर्क इत्यादि। कोष्टक बंद। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं ये हमारे पास में ये हो गए। इसी के आगे लिखो संक्रामक रोगों के उदाहरण, संक्रामक रोगों के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, संक्रामक रोगों के उदाहरण। सबसे पहले लिखेंगे मानव में वायरस विषाणु जनित रोग। मानव में वायरस के द्वारा होने वाले ये सब किस में आएंगे? संक्रामक। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के बाद में दूसरा, मानव में बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होने वाले। डैश डैश का मतलब समझ रहे हो बाबू? बाबुओ समझ गए ना? और तीसरा, मानव में फंगस, फंगस को क्या बोलते हैं? कवक द्वारा होने वाले रोग। और चौथा, मानव में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मतलब होता है रे बाबू परजीवी द्वारा होने वाले रोग। यानी कि इन्फेक्टेड डिजीज यानी कि संक्रामक में कौन कौन से आएंगे? एक तो वायरस, एक बैक्टीरिया, एक फंगस और एक प्रोटोजोआ। सबसे पहले पढ़ेंगे रे बाबू वायरस वाला। सबसे पहला पॉइंट डाल दो, मानव में वायरस जनित रोग। एक एक बात को अब हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। वायरस जनित रोग, जैसे अभी मैंने बोला था ना, सुनो रे बाबू ध्यान दो। जैसे मैंने बोला था ना अभी, जैसे रेबीज, तो रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस। तो ये संक्रामक है कि असंक्रामक? एड्स की बीमारी किससे होती है? वायरस। तो ये संक्रामक है कि असंक्रामक? चेचक किसके द्वारा होती है? वायरस। तो ये वायरस के द्वारा, जैसे डेंगू बोला था मैंने, डेंगू किसके द्वारा? वायरस। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर वायरस ही तो छोड़ता है। जैसे मैंने बोला था टीबी, क्या बोला था? टीबी। जैसे किसी बच्चे ने पीछे से बोला था हैजा, ये किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया। जैसे एक बच्चे ने बोला था प्लेग, क्या बोला था? प्लेग, ये किसके द्वारा? बैक्टीरिया। जैसे मैंने बोला था दाद, क्या बोला था? दाद, दाद किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। एक बोला था मैंने खाज, खुजली। प्रोटोजोआ के अंदर जैसे बोला था मलेरिया, क्या बोला था? मलेरिया। पेचिश दस्तों की बीमारी भी संक्रामक है। दस्त तीन प्रकार के होते हैं। एक तो खूनी दस्त, जिसमें मल के साथ में खून आए, उसको तो डायरिया बोलते हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला सिगेल नाम का बैक्टीरिया। एक होता है पेचिश पानी वाले दस्त, जिम पानी पानी, समझ गए? वो हमारे पास में एंटमीबा, एंटमीबा स्टोलाइटिका नाम का परजीवी होता है। एक होते हैं खाने वाले डाकीपना के दस्त, डाकीपना के दस्त, समझ रहे हो? जैसे शाम को ऐसे बोल दें कि रात को लेट तक क्लास रहेगी, तो सबके लिए मिर्ची पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, पकौड़ी और ये समोसे वगैरह है। तो फिर कई कई तो लिमिट का खाएं, कई खाया ही जाए कि जिंदगी को लास्ट दिन से खवाएंगे, आज सुबह रिजल्ट आएगा
तो वो संक्रामक नहीं है, वो खुद के खान पान के अनियमितता की वजह से होने वाली प्रॉब्लम में आएगा। तो हमारे पास खूनी दस्त और पानी वाले दस्त क्या है कि वो जो मल है उस पर मक्खियां बैठेंगी और मक्खी बैठ करके आ जाएंगी। मक्खी अपनी टांगों की चिपका करके ऐसे सूक्ष्म जीव लाती है और वो छोड़ करके चुपचाप चली जाती है। हमको पता तो होता नहीं कि कोई मक्खी आ रही तो उसके नीचे 1.5 क्विंटल का कोई थोड़ी आएगा वायरस। कई बार हमारे होठों पर आकर के बैठ जाती है। मैं बार बार सब बच्चों को कहता हूं कि होठों को चाटने की आदत बंद कर दो पूरे दिन। कई कई जीभ फेरता रही, तो कोई मक्खी आके यहाँ पर बैठ गई तो फिर अपन जीभ फेरते हैं, तो फिर अपन ऐसे करते हैं कोई वायरस वगैरह यार तुम बाढ़ नाम गए बैठे माई ना हो ना, फिर जीभ फेर उन प्लेटों देर माई ने ले जाओ आप, तो फिर संक्रमित होंगे। इसलिए जो भी पूरे दिन ऐसे होठों पे ऐसे जीभ फेरते रहते हैं ना, वो बंद कर देना, क्योंकि ये भी एक बीमारियों का मुख्य कारण होता है। उससे हमारे पपड़ी भी आती है और लिप्स भी खराब हो जाएंगे। भविष्य के अंदर आपके होठ खराब हो सकते हैं और बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वायरस। आप हुआ तो खैर कई चीज जानो थे, दवाई तो लिपलोज लगा लो और फलाना डीखा कई चीजें हैं। हाँ वह समझ गो मैं, लाल लाल सब जानू मैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा चलेगा? बोलो रे बाबू कौन सा? मानव में वायरस विषाणु द्वारा जनित रोग। चलो भाई ध्यान दो, मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 चैप्टर चलेंगे साथ में, एक तो सूक्ष्म जीव वाला और एक बीमारी वाला। तो यहां पर एक सूक्ष्म जीव आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? एक सूक्ष्म जीव, और उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? वायरस। तो सबसे पहले हम मानव में वायरस जनित बीमारी पढ़ने से पहले सबसे पहले स्टडी किसकी करेंगे? वायरस की। क्योंकि हम जहां पर जीवने के लिए जा रहे हैं वो ये तो पता होना चाहिए कि जीवन किस चीज का है, प्रोग्राम क्या है, हम कहां जा रहे हैं। जैसे मैं डायरेक्ट आपको बोल दूं कि रेबीज वायरस से होता है साहब, लेकिन ये वायरस चीज क्या है, कहां से आया, कब आया, किस में आया, होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है ये, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम करेंगे। तो एक प्रकार का ये सूक्ष्म जीव है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहां पर पॉइंट डालेंगे, ये लिख करके पॉइंट डाल दो वायरस। और इस वायरस का पॉइंट का अध्ययन करने के बाद में फिर हम पूरे की पूरी डिजीज पढ़ लेंगे। वायरस, वायरस सुनना भाई, साइंस में हर फैक्टर के लिए हमारे पास में अलग अलग साइंस है। जैसे तंत्रिकाओं के लिए न्यूरोलॉजी है, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी है, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी है, समझ रहे हैं मेरी बात, हड्डियों के लिए ऑस्टियोलॉजी है, ब्लड के लिए हेमेटोलॉजी है। ठीक उसी प्रकार से हम वायरस की स्टडी करते हैं तो एक इतनी मोटी किताब है, सेकंड ग्रेड वगैरह में थोड़ा ज्यादा चलता है ये, तो उसके अंदर सिर्फ वायरस की बात होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी मोटी किताब हमको वायरस की पढ़नी पड़ेगी। वायरस की साइंस को क्या बोलते हैं? वीरोलॉजी बोलते हैं, साइंस ऑफ वायरस, साइंस ऑफ वायरस। इस साइंस को क्या बोलते हैं? इस साइंस को बोलते हैं भाई वीरोलॉजी, वीरोलॉजी, या इसको वायरोलॉजी भी उच्चारित कर देते हैं कई लोग। यानी कि कहने का मतलब है कि विषाणु, विषाणु अध्ययन विज्ञान, विषाणु अध्ययन विज्ञान, विषाणु की जो अध्ययन की साइंस है उस साइंस का नाम क्या है भाई? वीरोलॉजी। बोलो रे बाबू क्या नाम है? वीरोलॉजी, वीरोलॉजी, वीरोलॉजी। अब इसको रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। वी से वी विषाणु और वी से वायरस, वी का मतलब हो जाएगा वीरोलॉजी। क्या हो जाएगा? वीरोलॉजी। इसको वायरोलॉजी भी लिख देते हैं तो आप ये मत समझना गुरुजी ये लिखवाए, क्या कि इसको ऐसे उच्चारण कई वायरोलॉजी कर लेते हैं, वायरोलॉजी, समझ रहे हो। कई बच्चे सोच लेते हैं यार गुरुजी ये लिखाया चार या ये लिख रहे, इसका उच्चारण, क्योंकि अंग्रेजी खराब भाषा होती है। अंग्रेजी कैसी भाषा होती है? खराब। इसमें उच्चारण बदलते हैं टाइम टाइम पर। इसको तो आप क्या पढ़ते हो? डोज। क्या पढ़ते हो? डोज। तो एस का उच्चारण क्या हो गया? जय। और इसको क्या पढ़ोगे? तो ये बदलती रहती है। अंग्रेजी टिकने वाली भाषा नहीं है, ऐसे ही चलती रहती है इधर उधर।
लेकिन कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखने, इसलिए मैंने कहा कि इसको वायरोलॉजी या वीरोलॉजी में आप कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरी बात, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं वीरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? वीरोलॉजिस्ट। विषाणु विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट ऑफ वायरस। जैसे मान लीजिए कि साइंस के बारे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सारे के सारी चीजों के लिए साइंस, टेक्नो, कुछ एग्रीकल्चर के पार्ट्स, कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स, इन सब के लिए हम ज्ञान रखते हैं और सबके बारे में रिसर्च के रूप में तथ्यात्मक हम विवरण कर सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो गए। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? विशेषज्ञ हो गए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो विशेष ज्ञान रखने वाला होता है वो क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। जैसे दांतों के डॉक्टर डेंटोलॉजिस्ट, हड्डियों के ऑस्टियोलॉजिस्ट, हृदय के कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे यहाँ पर पहले तो खैर अच्छा नाम चलता था डॉक्टर झालानी जी, वो ऑस्टियोलॉजिस्ट थे, इसका मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। गायनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो सभी इस प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। तो विषाणु विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं साहब? वीरोलॉजिस्ट। बोलो रे बाबू, क्या कहते हैं? वीरोलॉजिस्ट। वीरोलॉजिस्ट, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस विषाणु की जो साइंस है उस साइंस को क्या नाम है? वीरोलॉजी। और इसके विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? वीरोलॉजिस्ट। पहले इतना लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट पेज करूं। लिख दिए भाई? कल हम इस वायरस का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो? इसमें आरएनए है या डीएनए है। वायरस किसके अंदर मिला, किसमें मिला, कब मिला, किस रूप में मिला, वायरस कौन कौन से होते हैं, इसमें कोशिका होती है कि नहीं होती है, ये बहुत सारी इसकी डिटेल्स पढ़नी है। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है। एक बार पीछे आ जाओ रे बाबू, सभी ध्यान दो। एक बार शुरू से बोलना। हमने क्या स्टार्ट किया? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज। सभी बोलो, क्या स्टार्ट किया? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज, मानव रोगों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के? 2। एक तो उपार्जित, दूसरे उपार्जित जन्म के और आनुवांशिक जन्म से पहले। इसके बाद में मैंने बताया कि उपार्जित कितने प्रकार के? 2। एक तो संक्रामक, दूसरे असंक्रामक। ये एक से दूसरे में फैलते हैं, ये एक से दूसरे में नहीं फैलते। इसके बाद में फिर मैंने आपको यहां पर कहा, जैसे जुखाम कैसा है? संक्रामक। रक्तदाब असंक्रामक। टीबी कैसा? संक्रामक। कैंसर असंक्रामक। दाद संक्रामक। गठिया असंक्रामक। खाज खुजली। इसके अलावा यही पट्टा नहीं है, कोई भी ऐनी हो, थोड़ी सी अपन को क्या करना है? सोचना है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इसके बाद में फिर मैंने यहां पर आपको बताया कि संक्रामक में कौन कौन से आएंगे? वायरस के, बैक्टीरिया के, फंगस के और प्रोटोजोआ। फिर हम सबसे पहला कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? वायरस जनित। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? वायरस। इसकी विज्ञान को क्या बोलते हैं? वीरोलॉजी। विशेषज्ञ को स्पेशलिस्ट। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वायरस में आरएनए होता है कि डीएनए, किस में मिला, कब मिला, किस रूप में मिला, कोशिका होती है कि नहीं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।